आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड मात्र हमारे लिए नहीं, हमारे लिए भी काम करेंगे और दुनिया के लिए भी हम काम करेंगे। और उसी दिशा में हमारी केंद्र सरकार, पर हमारी राजस्थान सरकार की उसमें कितनी सहभागिता होनी चाहिए? अगर दूसरे राज्यों के आप आंकड़े देखेंगे ना, तो लगेगा कि हम अन्य राज्यों की तुलना में कहीं ना कहीं पीछे हैं। काम क्या हमारा? देश की देश में बुराई करना और देश के बाहर जाकर भी विदेश में देश की बुराई करना, उससे ये सपना साकार नहीं होगा। और आज खुशी होती है, हमको सुकून मिलता है, गौरव की अनुभूति होती है कि हमारे देश की पहले विश्व में कैसी छवि थी। भारत एक गरीब देश, भारत में पिछड़ापन है, भूखमरी है, सपेरों का देश। पर इन 9 वर्षों में जो हमने लंबी छलांग ली है, लंबी छलांग, कितनी लंबी छलांग? कभी किसी युग में वीर हनुमान ने लगाई थी लंका की, सीता की तलाश के लिए, और आज हमने लगाई। आज वो लंका तो दरिद्र हो गई, पर हम सोने की चिड़िया बनने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे। 600 साल की गुलामी या 600 साल का संघर्ष, उसके बाद भी हमको जितना आगे बढ़ना था आजादी के बाद, अगर 75 सालों का आकलन करेंगे ना, तो 9 सालों के काम गवाही दे देंगे आपको कि जो काम 9 सालों में हुआ है वो कभी नहीं हुआ। पहले क्या हुआ? हमको मुगलों ने लूटा, बाद में अंग्रेजों ने लूटा। पीड़ा इस बात की है कि आजादी के बाद में अपनों ने भी लूटने में कोई कमी नहीं रखी, और आज लूट बंद हुई ना, तो ब्रिटेन जिसके हम 200 साल तक लगातार गुलाम रहे ना, उसकी अर्थव्यवस्था को धकेलकर, उसको पछाड़कर हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। और 2027 तक जिस गति से हम चल रहे हैं ना, हम विश्व की 3री सबसे बड़ी आर्थिक ताकत होंगे। अरे कितना बड़ा आकार हो गया हमारा। 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था का आकार 150 लाख करोड़, और 2022 में बढ़कर हम 232 लाख करोड़ तक पहुंच गए। 82 लाख करोड़ से भी ज्यादा, और मात्र 8 वर्षों में। और स्टार्टअप इंडिया में विश्व में हमारा 3रा स्थान। कितना तेजी से हम औद्योगिक दिशा में बढ़ रहे हैं। और परिणाम कैसा कि शुरू होने के 3 वर्षों में ही 104 यूनिकॉर्न, कोई मामूली बात नहीं, एक यूनिकॉर्न 8000 करोड़ का। और माननीय सभापति महोदय, दुख इस बात का भी होता है कि हमको भी देश के साथ लगातार कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। इन 104 यूनिकॉर्न में राजस्थान में कहीं एक भी यूनिकॉर्न नहीं, तो माननीय मुख्यमंत्री को कहीं इस दिशा में प्रयास करने के लिए बारे भी चिंता करनी चाहिए। ये मेरा उनसे आग्रह रहेगा। और ये तो मोदी का जादू है जो चलाना तो पूरा विश्व मान रहा। हमारी जीएसटी का कलेक्शन देखो आप, ये बार बार मोदी की बुराई, देश की बुराई। उसने जो अच्छे काम किए ना, थोड़ा उसको देखकर हम यह क्या अच्छा कर सकते हैं, उस दिशा में बढ़ेंगे ना, तो देश के लिए भी हमारे राजस्थान का योगदान हो जाएगा। जीएसटी का हमारा इस साल का कलेक्शन 17 लाख करोड़, और वो भी कैसे? हमने टैक्स में जो भी विसंगति थी उसको कम किया, हमने टैक्स भी कम किया, हमने टैक्स दाता का
शोषण भी बंद किया, भ्रष्टाचार भी बंद किया। उसके बाद में हमने कलेक्शन बढ़ाया। इनकम टैक्स जो 2013-14 में था 6,39,000 करोड़ रुपया और टैक्स पेयर थे मात्र 1,30,00,000। अब 2023 देखो आप, 2 महीने बाकी, हमारा टैक्स कलेक्शन हो गया इनकम टैक्स के रूप में 14,71,000 करोड़ रुपया, मतलब दुगने से भी ज्यादा हमने स्लैब घटाया, टैक्स घटाया, सारी झंझटें मिटाई है हमने। किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कहीं जाकर जांच कर ले या रिफंड के नाम से, स्पुतनिक के नाम से कहीं पैसा लूट ले। समय पर रिफंड भी दिया, भ्रष्टाचार भी किया और स्वेच्छा से टैक्स देने वालों की संख्या भी बढ़ाई। माननीय सभापति महोदय, हमारी विदेशी मुद्रा एक काल में कैसी शर्मनाक स्थिति आई थी कि देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हमने सोना तक गिरवी रखा था विदेशों में, और आज हमारी विदेशी मुद्रा 10 मार्च 2023 को 562.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर, कोई मामूली नहीं होती, एक अमीर देश की ये पहचान है। जबकि मार्च 2014 में थी 304.02 अमेरिकी बिलियन डॉलर। 9 वर्षों में हमने 87% की बढ़ोतरी की है, 87% की, 258 बिलियन डॉलर की। और उसके बाद भी देश की बुराई करें, उसके बाद भी पेट में दर्द। खुद को अमीर नहीं बनाया हमने, जो हमारे दुश्मन देश है ना, उसको कंगाल बनाने का काम भी हमने किया है। हमने दुश्मन देश पाकिस्तान को कैसा कंगाल बनाया, रोज देखते टीवी में। और अब हमने चाइना का नंबर भी लगा दिया है। मेक इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड। चाइना व अन्य देशों से हम खिलौनों का आयात करते थे 2018-19 में 2,960 करोड़ का, तो 2021-22 में घटकर मात्र 877.08 करोड़। 2,083 करोड़ का हमने खिलौना का, एक आइटम की बात कर रहा हूं मैं, हमने अपना आपको इतना आत्मनिर्भर बना दिया, बेहतर क्वालिटी, और 2,083 करोड़ का आयात कम। माननीय सभापति महोदय, हमारा निर्यात देखो आप, 2018-19 में हमारा निर्यात था 16 खिलौनों का 1612 करोड़ रुपया, और 2021-22 में बढ़कर 2601.5 करोड़ के खिलौनों का निर्यात हमने किया, लगभग 1,000 करोड़ ज्यादा। और 2013 से तुलना करेंगे ना तो 636% की असीम वृद्धि। एक आइटम की बात कर रहा हूं मैं, चाइना अंदर तक हिल गया। ये जो दवाइयों का रॉ मटेरियल जो हम चाइना के ऊपर निर्भर करते हैं ना, ये हमारा आयात था जो कुल रॉ मटेरियल उसका 70 से 80% तक। कोविड के बाद के 2 वर्षों में हमने 25% आयात कम किया। हमारा खुद का रॉ मटेरियल हिंदुस्तान की धरती से कहीं मिल सकता है, उसको निकाला और उससे दवाई बनाई। 25% हमने आयात कम किया, और आने वाले कल में धीरे धीरे ये भी कम हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, हालांकि चाइना से हमारा आयात कुल मिलाकर देखेंगे ना सब मुद्दे में तो बड़ा है। 2019 में हमारा आयात था चाइना से 70 बिलियन डॉलर, 3 सालों में बढ़कर 94 बिलियन डॉलर हुआ। यह सही है, पर कारण क्या? हमने कच्चा माल ज्यादा लिया, पक्का माल हमने लेना उसे बंद कर दिया, और कच्चा माल इसलिए दिया कि मेक इन इंडिया के जरिए हिंदुस्तान की धरती पर उसका निर्माण करके मेक फॉर वर्ल्ड के जरिए पूरे विदेशों में उसको बेच सके। हमने किया भी, लेकिन जो पक्के माल का चाइना का निर्यात अन्य देशों को था ना, उस मार्केट पर हमने भारत में कब्जा कर लिया। इसमें इलेक्ट्रिक्स, मशीनरी, प्लास्टिक, परमाणु रिएक्टर, केमिकल, फर्टिलाइजर, ये मजबूरी है हमारी कि इतने सालों तक देश की सरकारों ने प्रयास नहीं किया कि हिंदुस्तान की धरती से इसको कैसे उत्पन्न किया जा सके। हमने प्रयास किया तो धीरे धीरे परिणाम आ रहा है, और आज हम
विश्व के मार्केट में जिस प्रकार से अपना कब्जा धीरे धीरे करते जा रहे हैं और चाइना को पीछे पछाड़ रहे हैं, तो आने वाले कल में जिस प्रकार पाकिस्तान कंगाल हुआ ना, ये चाइना भी कंगाल हो जाएगा। और जिसने हम पर बुरी नजर डाली, चाहे पाकिस्तान ने डाली, ये नरेंद्र मोदी है। जिसने नजर डाली ना, पाकिस्तान को कंगाल कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो चाहे चाइना भी हो, अरे कितने भी आप उनसे नैन लड़ा दो भाई, प्रेम की बातें कर लो। आप और मैं आने वाले कल में देखेंगे कभी पाकिस्तान का ऐसा असर हमने नहीं सोचा था, और वैसा ही असर चाइना का होगा, ये आने वाला कल में हम खुद देखेंगे। और माननीय सभापति महोदय, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है सभी आइटमों में मिलाकर 2013-14 में -0.8 और 21-22 में हमारी ग्रोथ हो गई 11.8%। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना होगा कि जिसने मेक इन इंडिया के जरिए हिंदुस्तान में ये काम किया है। और हमारा आयात देखो, आप हमारा निर्यात देखो, 2013-14 में हमने दवाइयों का निर्यात किया, 90,415 करोड़ की दवाइयां हमने विदेशों को दी, और 8 सालों में इसको बढ़ाकर 21-22 में 1,83,422 करोड़ की दवाइयां हमने विश्व को दी है। कितनी बड़ी विदेशी मुद्रा हमने हासिल की हम जानते हैं ये। और 2022-23 में यही आंकड़ा 2,25,000 करोड़ की संभावना है। माननीय सभापति महोदय, चाहे केमिकल हो चाहे प्लास्टिक हो, विश्व के बाजार में हम तेजी से चाइना के मुकाबले अपना काम कर रहे हैं। और माननीय सभापति महोदय, ये हमारा जादू, ये हमारे नरेंद्र मोदी का जलवा, पूरा विश्व इसको मान रहा है। आज चाइना की हालत क्या हो गई? सैकड़ों मिलें बंद, हजारों फैक्ट्री बंद, बेरोजगारों की लंबी बढ़ती फौज, भूखमरी की नौबत, ये हमने चाइना की हालत कर दी। और माननीय सभापति महोदय, अब हमें दुश्मन देशों से किसी युद्ध की जरूरत ही नहीं है। हम आर्थिक रूप से इतने शक्तिशाली हो गए, कोई हमारा दुश्मन देश हमारे बिगाड़ने के लिए कुछ सोचेगा नहीं, तो हम तो वैसे ही उसको आर्थिक रूप से कंगाल करके उसको बर्बाद कर देंगे। ना सेना की जरूरत, ना हथियारों की जरूरत। एक वो गाना है ना, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक न जाए, ये नरेंद्र मोदी की नजरें हैं। जरूरत क्या हमें तलवार की, तीरों की, खंजर की, नजर भर देख ले जिसको वो तो खुद ही मर जाए। जिस पर नरेंद्र मोदी की तीसरी आंख की नजर पड़ गई ना, तो जो हाल पाकिस्तान का हुआ, हमारे दुश्मन देश चाइना का भी हो जाएगा। इसलिए मोदी से बच के रहे, यही भला होगा आपका। रक्षा बजट में हमारी क्या पोजीशन हो गई? हम सारे के सारे विदेशों पर निर्भर, और हमने 4 वर्षों में जो आयात का रक्षा बजट है 21% घटा दिया। सेना को मैं चाइना और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की बात कर रहा हूं। मैं चाइना और पाकिस्तान के ऊपर बोल रहा हूं। माननीय सदस्य, हम सब भारत के हैं, हम सब एक हैं। ये एप्रोप्रिएशन मिली है। देश की अर्थव्यवस्था में हम राजस्थान वाले कहां टिकते हैं, उसका संतुलन बता रहा हूं आपको मैं। और माननीय सभापति महोदय, हमने रक्षा के जो आयात का बजट था ना, रक्षा के क्षेत्र में भी 21% हमने आयात कम किया। सेना को उपकरण ज्यादा दिए, अति आधुनिक उपकरण दिए, पर आयात हमने कम किया। हमने यहां भी सेना के जितने उपकरण बन सकते हैं उसको बनाने की दिशा में काम किया, और आज हमारी सेना को शक्तिशाली बनाया। 2020-21 में रक्षा उपकरण के निर्माण हेतु पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री की कितनी गहरी सोच कि हमारे रक्षा के उपकरण हमारे देश में ही निर्मित हो जाए। 1.5 लाख करोड़ की राशि का प्रावधान किया, और आज क्या हो गया उसका परिणाम? हम 75 देशों को रक्षा के उपकरण निर्यात कर रहे हैं। और माननीय सभापति महोदय, हमने तेजस जैसा लड़ाकू विमान बना दिया, और विश्व के मार्केट में इसका परीक्षण हो गया। मलेशिया ने 10 विमान का ऑर्डर भी दे दिया। अर्जेंटीना, इजिप्ट, बोस्टवाना, ये भी कतार में खड़े हैं हमारे विमान को खरीदने के लिए, लाइन लगाए खड़े हैं।
हमारा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, ये भी एक ताकतवर, और आज विश्व के मार्केट में उसकी पहली मांग कि ये हमको लेना है जो ही बने। पिनाक रॉकेट लॉन्चर, ये भी हमने बना दिया। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, तो उसके लिए भी खरीदार लाइन लगा के खड़े हैं। हाई स्पीड गार्ड बोर्ड, वेपन लोकेटिंग रेडार, कितने सारे उपकरण हमने देश की धरती पर बनाने चालू कर दिए। हम राजस्थान की धरती पर भी किस प्रकार इन उपकरणों को बना सकें, उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना होगा। मैं इसलिए बात कर रहा हूं। और माननीय सभापति महोदय, 2013-14 में हमारा रक्षा क्षेत्र में निर्यात था 900 से 1300 करोड़, और 21-22 में ये निर्यात हो गया 12,000 करोड़। अभी तो ये लगी है इकाइयां, जब ये पूरी होगी ना, और आने वाले वर्ष में अनुमान है 25,000 करोड़ का। आप देखोगे कि भारत किस प्रकार से कितना जल्दी सोने की चिड़िया बनती है। और माननीय सभापति महोदय, हम बार बार चाहे यहां भी हो और चाहे हमारे केंद्र के नेता भी हो, पता नहीं अडानी के पीछे क्यों पड़े हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको, 7 अक्टूबर 2022 जयपुर की धरती, कैसा सजाया था जयपुर को, जैसे कोई भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस अयोध्या आ रहे ना, ऐसे पलक पावड़े बिछाए थे। कौन आ रहा था पता है ना आपको? इन्वेस्टमेंट समिट में श्री गौतम जी अडानी आने वाले हैं, उनके स्वागत की तैयारी। खुश हो जाएंगे तो राजस्थान को बहुत कुछ देकर जाएंगे। काम हुआ, खुश भी हो गए वो आपके स्वागत से। और कुर्सी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल चिपटी कुर्सी, 65,000 करोड़ की परियोजनाओं के एमओयू पर वो दस्तखत करके गए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार भाषण में, मैंने कल उनका भाषण सुना पुराना, गौतम भाई गौतम भाई गौतम भाई गौतम भाई की रट लगाए हुए थे वो। और वहां केंद्र में आपके नेता दिन भर कोसते पानी पी के उसको। जिस उद्योगपति ने राजस्थान की धरती पर 65,000 करोड़ का निवेश का एमओयू किया है, हमें उसको धन्यवाद देना होगा, वरना आपके यहां कोई भी निवेश करता आएगा नहीं। ऐसे लोगों को यदि हमें ना प्रोत्साहित नहीं करेंगे, इनको संसाधन नहीं देंगे, सुविधा नहीं देंगे ना, तो राजस्थान पिछड़ा का पिछड़ा रहेगा। अरे उन्होंने तो उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम की भी है ना स्वीकृति दी। राज्य में 2 मेडिकल कॉलेज, उसकी भी वो हां भर के गए थे। माननीय सभापति महोदय, एक तरफ याराना और वहां उनके साथ कैसा बर्ताव। आज भी दिल्ली में आपके केंद्र के नेता उनके विरुद्ध में किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, जरा कि टीवी खोल के देख लेना। उस व्यक्ति ने देश की अर्थव्यवस्था में, देश के आर्थिक उत्थान में जिस प्रकार का योगदान दिया ना, हम देशवासियों का फर्ज बनता है कि ऐसे उद्यमों को हम प्रोत्साहित करें। और माननीय सभापति महोदय, ये कहते हैं ना, ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब पहचानती, ये पब्लिक है। ये भरोसे मत रहना एक पब्लिक जानती नहीं है। इस पब्लिक को सब पता है कि आपके अंदर क्या है बाहर क्या है। और वक्त आएगी ना तो जैसे पहले किया ना, उससे भी बेहतर हालत आपकी करके रख देगी। और माननीय सभापति महोदय, अब राजस्थान की हालत देखो आप। हमारे स्वादिक क्षेत्र के कुल 45 उपक्रम और हमारी सरकार की पूंजी लगी उसमें 52,172 करोड़ रुपया, और इनका कुल घाटा कितना है अभी, ये हालात है राजस्थान के, देख लो आप थोड़ा। माननीय उपनेता प्रतिपक्ष, इनका कुल घाटा है 96,905 करोड़ का, इनके खुद के उपक्रम, वो इनसे संभलते नहीं, चलते नहीं। और बाहर की बातें करते हैं, 13 उपक्रम में ही 61,810 करोड़ का घाटा। थोड़ा वहां दिमाग लगाओ ताकि इन उपक्रम का घाटा कैसे कम कर सकें। ये राजस्थान की जनता का पैसा है, आपकी है ना, आपकी कमी की वजह से घाटा राजस्थान की सरकार को उठाना पड़ रहा है, इसको थोड़ा ठीक करो। और माननीय सभापति महोदय, ये पचपदरा की रिफाइनरी जो हमारी लाइफ लाइन है, कितनी अनदेखी उसकी। 18 अप्रैल 2017 को राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बीच में एमओयू हुआ था। हिस्सा था भारत सरकार का 74%, राजस्थान सरकार का 26%, और 2017 में इसका
इसकी अनुमानित लागत थी 43,129 करोड़ रुपए। कोरोना की वजह से लगभग 1.5-2 साल काम बंद रहा। स्टील के भाव भी मार्केट में लगभग 45% बढ़ गए, इसकी लागत बढ़ गई। हमको भारत सरकार से जो MOU किया ना, उसके आधार पर 2500 करोड़ रुपए उनको देने हैं। 2500 करोड़ रुपए 21 से वो लगातार कह रहे हैं कि आप अपने हिस्से का पैसा दो। हम पैसा नहीं दे रहे हैं, हम यह बंदरबात कर रहे हैं। केंद्र ने चेतावनी दे दी कि अगर आपने अपने हिस्से का पिछला बकाया 2500 करोड़ नहीं दिया ना, तो आपकी हिस्सेदारी 26% से घटाकर 16% कर देंगे। कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप तो दिसंबर में चले जाओगे अपना बोरिया बिस्तर बांधकर, और ये खामियाजा हमको उठाना पड़ेगा। तो मेहरबानी करके जो ये पैसा है ना, इसका दे दो ताकि हमारी हिस्सेदारी कम नहीं हो। और माननीय सभापति महोदय, ये काम अगले वर्ष तक पूरा भी होना है। जितना जल्दी ये काम पूरा होगा उतना ही राजस्थान को इसका लाभ होगा। और लाभ कितना बड़ा, 1 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। 1 लाख लोगों को प्रति वर्ष 9 मिलियन टन क्रूड ऑयल रिफाइन ये इसके माध्यम से होगा। 2 मिलियन टन पेट्रोकेमिकल्स वो इससे निर्मित होगा। इसलिए इस काम को जितना जल्दी हो जाए राजस्थान सरकार को पहले प्रयास करके इसको पूरा करवाना चाहिए, ताकि हमारी प्रदेश को इसका लाभ हो। अब जल जीवन मिशन हम बातें करते हैं लंबी लंबी, थोड़ा भारत सरकार का जो आंकड़ा है ना, रिपोर्ट है ना, वो देख लो आप। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हम 31वें स्थान पर, और माननीय मंत्री महोदय प्रेस में बयान देते हैं कि हम 30वें स्थान पर है। किसको भ्रमित कर रहे हो आप? हम 31वें स्थान पर है। केंद्र ने हमको 27,000 करोड़ रुपए दिए और हम खर्च कर पाए मात्र 5,000 करोड़। पानी को तरसते हमारे गांव, हमारी ढानियां, उसके बाद भी हमको चिंता नहीं है कि केंद्र का दिया हुआ पैसा किस प्रकार जितना जल्दी उपयोग में लाकर जनता को पानी पिला सके। हम टेंडर पर टेंडर कैंसिल किए जा रहे हैं और उसका खामियाजा हमको उठाना पड़ रहा है। यही हालत हमारे विद्युतीकरण के। केंद्र ने 26 जुलाई 2021 को 1022 करोड़ की राशि पंडित दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना सौभाग्य के नाम से दी थी कि आपको 2.5 लाख घरों का अंधेरा खत्म करना है, अंधेरा मिटाना है। केंद्र का हिस्सा था माननीय सभापति महोदय 60% और 40% हिस्सा राज्य सरकार का। और दिसंबर 2021 तक हमको ये काम पूरा करना था, पर हमको कोई परवाह नहीं, कोई अंधेरे में रहे तो रहे, कोई चिंता नहीं हमको। आपके ही आग्रह पर सरकार ने अवधि 3 महीने बढ़ाई भी कि हमको मार्च 2022 तक की अवधि दे दो, फिर भी हमने काम नहीं किया। और खामियाजा क्या, ये राशि लैप्स हो गई, चली गई, और 2.5 लाख घर जिनको हम अंधेरे से मुक्ति दिला सकते थे वो अंधेरे में रह गए। माननीय सभापति महोदय, ये जो DMIC है ना, यदि राज्य सरकार सही तरीके से सही समय पर सारा काम कर देती ना, तो ये DMIC हमारे लिए वरदान साबित होती। केंद्र की बार बार की डांट, बार बार की फटकार, कोई असर नहीं राज्य सरकार के ऊपर। और माननीय उपनेता, आपको पता होगा, माननीय मंत्री महोदय ने खुद ने मेरे ध्यान आकर्षण पर खड़े होकर कहा था कि वाकई में हम बहुत पीछे हैं। हमारे अधिकारियों को दिल्ली जाते हुए सर्व महसूस होते कि हम क्या जवाब देंगे। 3 बार ये मुद्दा मैंने उठाया, 3 बार सरकार ने कहा हम पीछे हैं, पर आज भी वही कछुआ चाल। और एक बार तो ऐसी स्थिति हो गई कि केंद्र सरकार ने निर्णय लेकर राजस्थान को बाहर करने का मानस बना दिया, और जो ही पता चला राजस्थान को बाहर कर रहे हैं, हमारे अधिकारी, हमारे नेता भगे, वहां जाए, माफी मांगी, कमिटमेंट किया कि हमको और वक्त दे दो, और केंद्र ने उदारता दिखाते हुए राजस्थान को और वक्त दिया, पर उसके बाद भी कोई असर नहीं। और आज भी वो काम बहुत कम गति से चल रहा है। और माननीय सभापति महोदय, अब कुछ काम में गति आई है तो उसमें भी सरकार कोई गंभीर नहीं,
अब आपको भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई करनी है। मेरा खुद का क्षेत्र, वहां के किसान प्रभावित, और नियम है कि वर्तमान बाजार दर से मुआवजा देना पड़ेगा। 2013 में जब इसका नोटिफिकेशन हुआ था तब से ही इन 9 गांव की भूमि के रूपांतरण और भू उपयोग परिवर्तन पर रोक लगा दी थी। और डीएलसी इस कारण ज्यादा बढ़ी नहीं, और डीएलसी पिछले 1-2 सालों में बढ़े ही नहीं। प्रावधान ये, नियम ये कि आज का बाजार मूल्य का, आज का, और मैंने सरकार को आगाह भी किया है, मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मंत्री जी की जानकारी में लाया है कि आज की जो डीएलसी वहां निर्धारित रुकी ना, वहां के वास्तविक बाजार मूल्य का कहीं मात्र 10% ही है, तो कहीं 20 और कहीं 40। आप सेक्शन 11 का नोटिस जारी होना उसके पहले मेहरबानी करके वहां का बाजार मूल्य तय हो जाए, इस बात के निर्देश वहां के जिला कलेक्टर को दे दो, ताकि किसानों का अहित नहीं हो और जो उनकी कीमत है जमीन की, उतनी कीमत उनको मिल जाए। और माननीय सभापति महोदय, सरकार पता नहीं किसानों के पीछे क्यों पड़ी हुई है, चाहे लोन माफ नहीं किया। अब इसमें नियम यह होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई काम के लिए सरकार भूमि अधिग्रहित करेगी ना, तो बाजार दर का 4 गुना मुआवजे के रूप में उस व्यक्ति को देगी जिसकी भूमि है। पर यहां आपने चालाकी कर दी, आपने इस क्षेत्र को विशेष निवेश क्षेत्र घोषित कर दिया। पूरा का पूरा ग्रामीण बेल्ट, जोधपुर की सीमा पर स्थित, जोधपुर की सीमा के अंदर नहीं, और कर दिया कि विशेष निवेश क्षेत्र। और उसमें प्रावधान क्या है कि मात्र 2.5 गुना ही, बाजार दर का 2.5 गुना ही मिलेगा। तो वो भी आपके किसान को कितना नुकसान पहुंचेगा। इसलिए आग्रह रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी जब आज एप्रोप्रिएशन बिल पे बोले ना, इतनी सारी घोषणा की है, किसानों के हित में भी घोषणा कर दे कि नहीं इनको पूरा मूल्य देंगे। और माननीय सभापति महोदय, ये पता नहीं सरकार की परंपरा क्या हो गई, जब बजट पेश करते ना तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमने किसी प्रकार का कोई भी टैक्स, नया टैक्स नहीं लगाया, हमने रियायतें दी है। ये जो 10,000 वर्ग मीटर के बड़े औद्योगिक भूखंड है पूरे प्रदेश में, आपने अंदर ही अंदर आदेश निकालकर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष भूमि कर लगा दिया। कहां जरूरत है इसकी। और वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक भूखंडों पर पहले भी कई प्रकार के कर वसूले जा रहे हैं, और उसके बाद में आपका नया टैक्स ही है। भूमि रूपांतरण की भारी राशि आप वसूल करते हो, उसका खाए पे निकाल देते हो आप। प्रतिवर्ष इकोनॉमिक रेंट वसूला जाता है, और रिको भी हर वर्ष सेवा शुल्क और इकोनॉमिक रेंट वसूलता है। उसके बाद में एक नया कर आपने और थोप दिया, और इसमें एक प्रावधान और कर दिया, अगर किसी व्यक्ति के एक साथ 10,000 वर्ग का भूखंड एक जगह पर नहीं है, पर अन्य जगहों पर कुछ और भूखंड है, तो उनको जोड़कर 10,000 वर्ग मीटर अगर बनता है तो उससे भी हम टैक्स लेंगे। और टैक्स यदि समय पर नहीं जमा कराएगा तो भारी शास्ति और ब्याज का प्रावधान भी आपने इसमें कर दिया। और माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा जो मेरे पाली से जुड़ी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, पाली के टेक्सटाइल इकाई का प्रदूषित पानी के उपचार के लिए यदि कोई इकाई वाला ईटीपी लगाएगा ना, तो राज्य सरकार उसको अनुदान देगी। कुछ को अनुदान मिला। माननीय सभापति महोदय, कुछ प्रकरण इस कारण से पेंडिंग है कि एक ही मालिक की, क्योंकि वहां औद्योगिक क्षेत्र में बड़े भूखंड नहीं है, तो एक ही मालिक की 2-3 अलग अलग जगह पर उसके आजू बाजू में ही औद्योगिक इकाई संचालित हो रही है, और उसने बकायदा रिको से परमिशन लेकर, उसने बकायदा पॉल्यूशन बोर्ड से कंसेंट टू एस्टेब्लिश, कंसेंट टू ऑपरेट दोनों प्राप्त की, और उनके कहने के बाद ही उसने ईटीपी लगाया कि मैं इन 2 इकाई का 3 इकाई का पानी एक साथ ट्रीट करूंगा। और बाद में जब उसने सब्सिडी के लिए आवेदन पेश किया ना, तो ये कहकर रोक दिया, 2 मिनट की बात है, ये कहकर रोक दिया कि ये आपका ईटीपी नहीं, ये आपका सीईटीपी कॉमन है, ये मैटर पेंडिंग है,
जो व्यक्ति अपने पैसा खर्च करके अगर प्रदूषित पानी का उपचार कर रहा है तो हमको उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, और ऐसी इकाइयों का जो सब्सिडी रुकी हुई है उनको ये सब्सिडी पूरी देनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, अंतिम बात मैं सदन को बधाई दूंगा, पूरे देश को भी बधाई दूंगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। और किस लिए हुआ? विश्व में शांति सद्भाव के लिए। और हमारी हालत क्या है? वो विश्व में शांति सद्भाव के लिए सम्मानित हो रहा है, और हम देश में आसान। बिराजिए अंक कितनी होगा? माननीय सदस्य बिराजिए प्लीज। माननीय सदस्य बिराजिए, काफी वरिष्ठ है आप। श्री संयम लोढ़ा।